अस्सलाम वालेकुम। तसव्वुर कीजिए अगर आप कर सकते हैं कि सर्दियों की एक सुनसान रात, शादी का पिंडाल सज चुका हुआ है। रुखसती से पहले ही दूल्हे का दोस्त गोलियों की बारिश में रुखसत हो जाता है। आए एक आईना रखते हैं, लाहौर की गैंग वॉर, गैंग वॉर। अगर आपको लगता है कि आपने रफ्तार पे क्लिक कर दिया तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नहीं, आप यौन के चैनल पे ही हैं। सॉरी फरहान भाई, थोड़ा सा तो बनता है कभी कभी रफ्तार भाइयों का, हमारे दोस्त हैं। बट एक लाइटर नोट में मैंने शुरू करना पसंद किया इसको, बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो बड़ा भारी है कि एक बड़े कुछ संगीन हकायक हैं। लाहौर, कराची जो बड़े शहर हैं जहाँ पे ट्रेडिंग शहर हैं, वहाँ इंडस्ट्रियल कोई बेस हो या वहाँ कोई बड़ी ताजिर कम्युनिटी हो, बड़ा पैसा जिसको कहते हैं। जो बड़ा पैसा है फिर वो बड़े क्राइम को अट्रैक्ट करता है, और वो बड़े क्रिमिनल एलिमेंट्स इन्हीं जायज़ और नाजायज़ बिजनेसेस के अंदर अपनी भत्ताखोरी, अपना हिस्सा, अपना कब्ज़ागिरी का कुछ ना कुछ मज़हर दिखाते हैं, और फिर वक्त के साथ वो मुअज़्ज़ज़ भी हो जाते हैं। एक बात मैं ज़िमरन यहाँ मेंशन कर दूँ बिफोर हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की जो गैंग वॉर्स की स्टोरी है, कि जितनी ये गैंग वॉर्स और ये सारी चीज़ें आपको संजीदा लगती हैं, इससे ज़्यादा ख़तरनाक और डेंजरस किस्म की एक पॉडकास्ट हमने की थी डॉक्टर हसान बुखारी, बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं। उसकी एक स्निपेट भी हमने लगाई है पब्लिक पे, वो आई थिंक लग चुकी होगी एज अ शॉर्ट। हमारी गुलामी यहाँ पर है। फलस्तीन पाकिस्तान को आजाद करा सकता है बाय द शॉक। जैसे इमाम हुसैन ने करबला में कुर्बानी दी थी कि मुसलमान जाग जाएं कि उनके दीन पर डाका डाला जा रहा है, इस्लामिक पॉलिटिक्स पर डाका डाला जा रहा है। दैट वाज द रीजन बिहाइंड करबला, दैट वाज द रीजन बिहाइंड गजा एज वेल। 2 साल से करबला बनी हुई है उधर। हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते, तो हमें एटलीस्ट इतना करना चाहिए कि अगर हम मदद नहीं कर सकते ना, तो 5 वक्त की नमाज के बाद अल्लाह से माफी मांगे कि या अल्लाह हम कमजोर हैं, मुनाफिक है, हमें माफ कर दे। But what you did was try to provide Netanyahu a weapon in the only battle he is decisively losing, the battle of narratives. इसराइल के अपने अंदर नेतन्याहू का नैरेटिव जो है वो चिकनाचूर होता जा रहा है, और आप उस वक्त एक लाइफलाइन लेकर आते हैं उसके लिए कि उसको वो विक्ट्री दे दें जो वो बैटलफील्ड में नहीं ले सका। तो आई एम सॉरी इफ आई साउंड बिटर, लेकिन दीज आर फैक्ट्स। जब तक एक बंदा जिसको ये अंदाजा ना हो कि वो कितना बेगैरत है, वो कभी अपनी बेगैरती छोड़ेगा नहीं। वो अगर आप देखना चाहें तो बुरा लगता है, बार बार कहता हूँ यार, लेकिन मेंबरशिप परचेज कर लें, बिकॉज इस तरह का कंटेंट हम नहीं लगा सकते। उन्होंने बहुत खुला के पूरा 20 पॉइंट जो एजेंडा था ट्रंप का, उसको इतने मेरे ख्याल में रिफाइंड तरीके से पूरी पाकिस्तानी मीडिया में मैंने किसी को नहीं देखा, अंग्रेज़ी मीडिया में मैंने देखा कि पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने उसको ब्रेक डाउन किया। लेकिन क्योंकि वो मुद्दा ऐसा है कि वो यूट्यूब पे लगाया नहीं जा सकता, तो प्लीज़ बराए करम हमारी मेंबरशिप परचेज़ कर लें, शुक्रिया। एक बहुत संगीन हकीकत है, तो मैंने इसलिए कहा लाइटर नोट पे शुरू करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर बहुत भारी है। वो ये है कि लाहौर, कराची जो बड़ी शहरों के अंदर जहाँ पर तिजारत होती है, इंडस्ट्रियल हब होते हैं, कोई इसको बड़ा पैसा कहते हैं, वहाँ पे होता है, तो बड़ी मंडियाँ होती हैं, तो वो बड़ा क्राइम भी अट्रैक्ट करती हैं। और बड़े क्रिमिनल एलिमेंट्स हमेशा से तारीख में बड़े कॉस्मोपॉलिटन शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स के अंदर, बड़ी इंडस्ट्रियल हब्स के अंदर वो अपनी एक जगह बनाते हैं। और वो जिस तरह एक दिन की इकॉनमी है, एक रात की भी एक इकॉनमी होती है, और वो रात की इकॉनमी जो है उसमें जायज़ और नाजायज़ कारोबार सब कुछ चलता है। और ये क्रिमिनल्स जो होते हैं, भत्ताखोरी, अपना हिस्सा बनाना, जायज़ बिजनेसेस के अंदर भी और नाजायज़ बिजनेसेस के अंदर भी, और फिर उसके स्टेक्स इतने बढ़ जाते हैं कि ऑब्वियसली एक लेवल पे पुलिस, सरकार, महकमे, सब लोग किसी न किसी लेवल पे इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वो एक जो ब्लैक इकॉनमी है उस शहर की या उस निज़ाम की, वो एक इक्वल पार्ट बन जाती है उसकी इकोसिस्टम और जायज़ इकॉनमी का भी। जैसे वो येन एंड यांग, जैसे अंग्रेज़ी में नहीं कहते, वो चाइनीज़ के जो बैलेंस का मुहावरा है कि एक लाइट फोर्सेस हैं, एक डार्क फोर्सेस हैं, और उनका एक बैलेंस चलता है, और सर्कुलर मोशन क्रिएट होता है उससे कि 2 फोर्सेस होती हैं, और फिर वो, तो उसी तरह एक शहर का एक बैलेंस होता है। और वक्तन फ़वक्तन उस बैलेंस के अंदर जो है ना, वो स्टेक्स इतने बढ़ जाते हैं, तो एक पार्टी या दूसरी पार्टी जो है वो हद से तजावुज़ करके मुखालफिन को कत्ल करने की कोशिश करती है। ये गैंग्स जो होते हैं, इनके सारे काम ही शरई तौर पे और कानूनी तौर पे नाजायज़ होते हैं, लेकिन इनके यहाँ भी कुछ ना 2 नंबर कामों में 1 नंबर असूल टाइप होते हैं कि चलो ये बंदा महफूज है, ये तुम्हारी टेरिटरी है, ये मेरी टेरिटरी है। लेकिन जब पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग आती है, और ये हमेशा जब यहाँ
नून लीग की जब से हुकूमतें आई हैं पंजाब के अंदर, तो एक पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग का तस्वुर किया जाता है कि वो इन बिजनेस एलिमेंट्स / क्रिमिनल एलिमेंट्स के ज़रिए अपनी फैक्शनलिज्म की लड़ाइयाँ जो हैं वो रिजॉल्व करवाते हैं। 90s के अंदर भी एक दौरा है जब यहाँ पे गैंगस्टरिज्म और उसके मुकाबले में पुलिस जो थी एज एन एनकाउंटर फोर्स, उसमें स्पेशलिस्ट थे आबिद बॉक्सर जैसे जो बड़े फेमस हुए थे इन कामों के लिए, वो एक एरा था। अब दोबारा हम उसकी एक रिफ्लेक्शन देख रहे हैं जदीद दौर के लिए, जो CCD की शक्ल में आई है। जो शुरू में मज़ाहिया तौर पर मैं जिक्र कर रहा था वो अमीर बलाज का वो केस है शादी के पंडाल में कत्ल हुए थे, क्योंकि उनके वालिद भी जो टीपू ट्रका वाले वो भी कत्ल हुए थे एयरपोर्ट के ऊपर, और वो एक गैंग वॉर में थे ये तीफी बट वाले गैंग के साथ। और तीफी बट के लगता है कि वो पलड़ा भारी था, हाथ भारी था इस पॉलिटिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गैंग्स एंड बिजनेस इंटरेस्ट के अंदर, और वो गालिब आते रहे अपने मुखालिफिन के ऊपर, और पनाह लेके UAE में बैठे हुए थे, वहीं से अपने गैंग को चला रहे थे, ऑर्डर्स वगैरह सारा सिस्टम चला रहे थे। तो पाकिस्तान की पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने और पंजाब की स्टेट ने जाके इंटरपोल के ज़रिए डायरेक्ट वारंट्स इशू करके उनको UAE में अरेस्ट करने का इरादा बनाया। रूमर्स हैं कि डील मेकिंग थी, उनको लारे लप्पे दिला के लाया जा रहा था, बट ऑफिशियल नैरेटिव ये है कि उनको यहाँ पे ऑफिशियल कैपेसिटी में स्टेट सिक्योरिटी के अंडर एक FIR के तहत लाया गया। और जब वो यहाँ पे आए तो फिर मैं उस पर मज़ीद खुद वजाहत नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं आपके सामने प्रेस रिलीज़ पढ़ूँ कि जो उनकी यहाँ आने के बाद उनका सब्सिक्वेंट जो हादसाती जो उनका कत्ल हुआ है वो फिर आपके सामने सरकार ने जो खुद बताया वो फिर आप असेस कीजिएगा कि वो उसका क्या मतलब है। एक मैं बात भूल गया, प्रेस रिलीज़ में जाने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि 3 लोग थे इस अमीर बलाज कत्ल केस में जो अहम किरदार थे, तीफी बट, गोगी बट और एहसन शाह जो है इसी तरह पुलिस मुकाबले में पहले मारे गए थे, और अब CCD के जो नई पुलिस की तश्कील है उसके तहत तीफी बट साहब मारे गए हैं, और गोगी बट साहब जो हैं वो इंटरिम बेल पे रिलीज़ हैं, और उनका अब क्या अंजाम होता है ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये एक पूरा एक पस मंज़र है पाकिस्तान की गैंग वायलेंस का। 90s में भी ऐसे है, मैं दोबारा वो पूरा दास्तान नहीं रिपीट करना चाहता कि कौन गैंगस्टर थे और किस तरह लोग कत्ल किए जाते थे, क्या मामला होते थे, और ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा जुडिशली ही हो रही थी। ये बात एक ऑन रिकॉर्ड रहनी चाहिए। अब आते हैं एक्चुअल जो प्रेस रिलीज है सरकार की। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट यानी कि CCD, जो यहाँ पे हमारे बड़े हम फैन फेवरेट हैं जिसके, 11 अक्टूबर की डेट 2025, एक ख्वाजा तरीफ बट एलियस जिनका है तीफी बट, वो वांटेड थे, FIR नंबर उनकी दी हुई है, चौहंग लाहौर के वो लैंड किए, वो स्टेशन का भी उन्होंने हवाला दिया हुआ है, वो लैंड किए कायद-ए-आज़म इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची पे अक्टूबर 10 को, और क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने उनकी कस्टडी हासिल कर ली वहाँ से कराची एयरपोर्ट पे, और ये 3:15 बजे लगभग हुआ है। फिर वो वहाँ से लाहौर के लिए रवाना हो गए बाय रोड क्यों रवाना हुए अल्लाह बेहतर जानता है। CCD की जब टीम संजारपुर के करीब डिस्ट्रिक्ट ये रहीम यार खान के करीब पहुंची, तो सुबह के जो V आवर्स होते हैं, यानी कि सुबह ये फजर के और तहज्जुद के दरमियान के जो लाइट आवर्स होते हैं, इसके दरमियान 11 अक्टूबर को एक उन पे एक टीम हमला आवर हुई एक गैंगस्टर्स की, और CCD की व्हीकल को उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिया और इनडिस्क्रिमिनेट फायर खोल दिया। एक्सचेंज ऑफ फायर के अंदर CCD के एक अफसर ने सीरियस बुलेट इंजरीज भी सस्टेन की, यानी वो ज़ख्मी हुए बहुत शदीद, और उन्हें करीबी अस्पताल में एवैक्यूएट कर दिया गया। जो हमला आवर थे उन्होंने अपने कैदी को रिहा करवा लिया, यानी तीफी बट को, और CCD की कस्टडी से उनको छीन के वो ले गए। लोकल पुलिस और CCD के अफसरों को नोटिफाई किया गया, और उनकी फिर इमीडिएट वो असिस्टेंस उन्होंने पूछी कि लोकल थाने वाले बताते हैं ना कि कहाँ पे कौन से अड्डे हैं, कौन से गैंग्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, कहाँ कहाँ वो छुपते हैं। फिर 5 घंटे के करीब, यानी फिर अगले दिन चढ़ गया 5 बजे के करीब, रेमिया खान CCD ने 2 मशकूक गाड़ियों को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और फिर इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। जब वो इंटरसेप्शन उन्होंने नहीं कबूल की तो उन्होंने हैवी फायर एक्सचेंज किया दोनों पार्टियों ने, और CCD जो है उसके अंदर 20 से 25 मिनट के अंदर गालिब आ गई। एक बंदा सीरियसली ज़ख्मी हो गया और अपनी वो इंजरी से हलाक भी हो गया, यानी उसको इतना ज़ख्मी था कि वो घायल था और वो हलाक हो गया कुछ वक्त के बाद। जब उसको लोकल थाने लेके गई CCD की टीम, और जब उसकी आइडेंटिफिकेशन की तो पता लगा कि वो मिस्टर ख्वाजा तरीफ बट साहब ही हैं, AKA तीफी बट। रहीम यार खान के करीब वो कहीं मारे गए। और एक और पुलिस के ऑफिशियल ने बताया कि वो भी शदीद ज़ख्मी हुए हैं इस हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर में, और उन्हें करीबी अस्पताल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मुंतकिल कर दिया गया। मल्टीपल टीम्स लोकल थाने की और CCD रहीम यार खान की एक्टिवली परसू कर रहे हैं।
जो लोग इन्वॉल्व थे हमले के अंदर और जिन्होंने 2 पुलिस के अफसरान को ज़ख्मी किया और तरीफ भट्ट को भी उन्होंने कत्ल किया। यानी लतीफ़ भट्ट भी क्रॉस फायर में गैंगस्टर ने कत्ल कर दिया। ठीक, फर्दर इन्फॉर्मेशन जो प्रोवाइड की जाएगी और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होती जाएगी आपको इसकी तफासील मिल जाएंगी। ना ही समझें फिर इसके बारे में मैं क्या वजाहत कर सकता हूँ। यकीनन मैं कोई चश्मदीद गवाह नहीं हूँ, मेरे पास कोई वहाँ पे कोई वीडियो फीड नहीं है, कोई फुटेज नहीं है कराची से लेके लाहौर का सफ़र कैसे गुजरा उनका, रहीम यार खान में क्या हुआ, कहाँ पे टर्निंग पॉइंट आया, कौन वो गैंगस्टर थे, ये तफसील ज़ाहिर बात है हुकूमत की बताने वाली हैं। बट मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 90s में भी नून लीग ने अटैम्प्ट किया था ये सब कुछ जो हो रहा है, आज भी अटैम्प्ट कर रहे हैं। और इसी ज़िमन में वन वुड कंसिडर के सीसीडी की जब क्रिएशन हो चुकी हुई है और वो इतने वायलेंटली डील कर रहे हैं सो कॉल्ड मुजरिमीन और मुलजमीन के साथ, जहाँ जेनिटल्स में लोगों की गोलियां लग जाती हैं, जहाँ लोगों की उंगलियां टूट जाती हैं गलत इशारा करने पे, और अजीब अजीब इस तरह की जो वो है स्ट्रीट क्राइम की सज़ाएं मिल रही हैं, स्ट्रीट जस्टिस मिल रही है। आपको अजम्पशन ये होती है कि क्राइम थम जाना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लाहौर में एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसको अब मैं डिस्कस करना चाहता था तफसील में आपके सामने, जो बेग करता है क्वेश्चन कि अगर ये इतने इफेक्टिव मेथड्स हैं पुलिसिंग के कि आप वायलेंटली जज जूरी एंड एग्जीक्यूशनर बना दें पुलिस की एक फोर्स को कि वो बंदे मारते फिरे या उनको प्यूनिटिव एक्शन की पनिशमेंट देती फिरे, तो आपको लगता है क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक हो जाएगी। तो ये बात दुरुस्त नहीं है। जिनकी रसाई होती है, जिनकी कुव्वत होती है, जिनकी हिम्मत होती है, जो करने वाले होते हैं जराइम पेशा, वो फिर जब पुलिस एस्केलेट करती है तो वो भी एस्केलेट करते हैं। पुलिस अगर स्मॉल आर्म लेके आती है तो फिर वो शील्ड पहनना शुरू करते हैं, वो जैकेट पहनना शुरू करते हैं। पुलिस अगर कोई हैवी हैवी मतलब ड्रोन से वो आके वो फायरिंग शुरू करती है तो फिर वो दस्ती बम लेके आ जाते हैं। और एक एस्केलेशन का लैडर है। आपके सामने पंजाब के और सिंध के बॉर्डर के कच्चे के डाकू, उनके पास जिस किस्म का असला है वो छोटी सी मिलिशिया या आर्मी बना के बैठे हुए हैं। तो आप जितना और वायलेंटली क्रैकडाउन करेंगे वो और वायलेंटली रिस्पॉन्ड करेंगे। मकसद मेरा कहने का ये नहीं है कि वायलेंस जो है वो ऑल टुगेदर गलत है। पुलिस और सरकार के पास वायलेंस की मोनोपोली होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि उस वायलेंस की मोनोपोली को सैंक्शन करने के लिए एक जुडिशल प्रोसेस मौजूद होता है कि पुलिस वारंट लेती है, पुलिस प्यूनिटिव एक्शन के लिए कोई स्पेशल जज का ऑर्डर लेती है, पुलिस ने जब किसी को क्रिमिनली चार्ज किया होता है तो उसका अदालत में ट्रायल होता है, फिर उसको सज़ाए मौत भी मिल सकती है। हम तो शरीयत के कायल हैं, उसको कोड़े या कोई और इस तरह की सख्त सज़ा भी मिल सकती है। पूरे पाकिस्तान कायल है इस चीज़ का, लेकिन हमारी सरकार नहीं करती। हमारा जुडिशल प्रोसेस जो है वो बड़ा डिसफंक्शनल है। उसके अंदर केसेस जो हैं वो लगे रहते हैं, वो लटके रहते हैं। तो मैं एक लम्हे के लिए सिंपथाइज तो कर सकता हूँ कि पाकिस्तान जैसे मुल्कों में लतीफ़ी भट्ट और इन लोगों का यही अंजाम होता है। स्टेट भी एक वायलेंट एंटिटी है, अवाम भी वायलेंट है, ग्रुप्स जो हैं बिखरे में और कानून का कोई ऐसा रूल ऑफ लॉ नहीं एग्जिस्ट करता। तो ठीक है, फिर एक बड़ी मछली ने छोटी मछली को खा लिया। ये मंतक मेरे जहन में भी फिट बैठता है। मैं भी कोई अलूफ नहीं हूँ इस चीज़ से। और एक जनरलाइज सिक्योरिटी लोगों को फील होती है कि चलो यार गैंगस्टर वैंगस्टर मर गए। बिजनेस वाले लोग दुआ देते हैं, खुश होते हैं, सलूट शूट मारते हैं नून लीग को और तारीफ होती है। लेकिन ये कोई लॉन्ग टर्म हल नहीं है मेरी कौम के लिए। ये हकीकत भी है। जब मैं बैठ के लॉजिकली सोच रहा हूँ इसके बारे में, वैसे तो दिल को तस्कीन मिलती है जब बदकार और बुरे आदमी को कोई हलाक कर दे या वो मुकाबले में मारा जाए। बट हकीकत ये है कि लॉन्ग टर्म जब कौम के बारे में, जब आप 100 ईयर प्लान 1000 ईयर प्लान के बारे में सोचते हैं, जब आप सिविलाइजेशनल गोल्स के बारे में सोचते हैं कि साउथ एशिया के लोग, इंडस वैली के मुसलमान, इन लोगों का क्या मुकद्दर है दुनिया की तारीख में, हम कहाँ खड़े होंगे, हम क्या डिक्टेट करेंगे, हमारा मॉरल हाई ग्राउंड क्या है, हमारी सिविलाइजेशनल ईथॉस क्या है, उस सब जब आप उस लेंस से देखते हैं, कौम के लेंस से देखते हैं, तो फिर शर्म आती है चीज़ों के ऊपर। और हकीकत ये होती है कि ये चीज़ें लॉन्ग टर्म लास्ट नहीं करती। एक मुजरमों की वेव आती है जो खुद स्टेट्स स्पॉन्सर करती हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ की पेट्रनेज हासिल होती है। जब वो खेप बहुत बढ़ जाती है तो ऊपर से वो चंद डलियों को काट के एक अगली खेप तैयार हो जाती है। 10 और 20 साल की, जैसे वो इकोनॉमी के बूम बस्ट साइकिल है, उस तरह गैंगस्टर्स के ये बूम बस्ट साइकिल है। फ़र्क ये है कि बॉलीवुड में 10 साल का जब साइकिल थमता है तो फिल्में भी बन जाती हैं। हमारे यहाँ फिल्में भी नहीं बनती तो हम एंटरटेन भी नहीं होते। कम से कम को सिनेमा घर में यार फिल्म भी बना दिया करो कि कैसे किस गैंगस्टर को मारा और किसने किसको मारा। चलो वो एक साइकिल एंटरटेनमेंट में एक धूमधाम से एंड भी कर सकता है। लेकिन इस सब को जो मैंने आपको रियलिटी चेक की जो बात की है, आपको लगता है कि इतनी बड़ी सीसीडी घूम रही है, गरीब लोगों को हिफाजत दे रही है, पिंड पिंड जाके थां थां जाके वो
मोलेस्टर्स को, गंदे इशारे करने वालों को, बदतमीज़ों को, बदमाशों को, डंगर चुराने वालों को, साइकिलों के लॉक चुराने वालों को, गटरों के लिए, मतलब कोई भी जुर्म की नौयत कोई भी हो, स्ट्रीट क्राइम हो तो सीसीडी आके आपको सीधा कर देगी। इस सब के बावजूद सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो मालिक हैं, उसका बेटा दिन दिहाड़े THA फेज़ 9 के अंदर, लाहौर के अंदर कत्ल कर दिया जाता है। और अहमद जावेद जो है वो अपने वालिद आदिल रशीद का वाहिद बेटा था, जो पेट्रन इन चीफ और मालिक है सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का। अब सेंट्रल ग्रुप ऑफ कॉलेज जैसा इदारा चला रहे हों जो लोग, मेरे ख्याल में वो लोग अरबापति होंगे। और उनका जो ड्राइवर है सोहराब, वो भी इस हमले में ज़ख्मी हो गए शदीद। तो अब ये अहमद जावेद जो ये लड़का है जो कत्ल हो गया अनफॉर्चुनेटली, ये एक अपने दोस्तों के साथ नाइट आउट पर जाता है एक घर पे DHA पे, और बकौल इनके वालिद के और FIR की जब अगली सुबह उसको वालिद ढूंढने जाते हैं तो 5 लोग घर से एग्ज़िट करते हैं। ये अबू बकर अब्दुल्ला इसी के दोस्तों और साथियों का एक ग्रुप है, और ये हैवी फायरिंग करते हुए घर के ऊपर निकल जाते हैं, वहाँ से फ़रार हो जाते हैं। अगेन ये वो रिपोर्ट है जो FIR की है, हकीकत में क्या हुआ अल्लाह बेहतर जानता है, बट एक हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर के अंदर अहमद जावेद और वो कत्ल हो गया और उसका ड्राइवर शदीद ज़ख्मी हो गया। ये लाहौर शहर के अंदर हुआ, ये DHA फेज़ 9 मेन एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे मतलब अमदोरफ्त हाई ट्रैफिक एरियाज़ हैं, अमीर लोग यहाँ पर रहते हैं। तो अभी तक जो केस रजिस्टर हुआ है, अब इस बात को मेरे ख्याल से 6 या 7 दिन हो गए, हफ्ता हो गया ऑलमोस्ट। अभी तक जो केस रजिस्टर हुआ है इसमें जो नाम मुबैना तौर पे हैं, अबू बकर अब्दुल्ला वगैरह, इनमें सब अरेस्ट हो गए हैं सिवाय अब्दुल्ला के। और इसमें मल्टीपल सस्पेक्ट जिनको डिटेन किया गया सवालों के लिए, उसमें से 2 ख़वातीन भी हैं नौजवान, जो अगेन ये मुबैना ख़बर है कि कुछ ये ख़वातीन के इर्द डिस्प्यूट था, दोस्तों में फ्रेंड्स में डिस्प्यूट था। मकसद मेरा ये रिपोर्ट करने का नहीं है, मकसद ये रिपोर्ट करने का है कि वायलेंट क्राइम, ये तो क्राइम ऑफ पैशन है, फॉर एग्जांपल दोस्तों की झड़प और आपस में वो लड़ पड़े, या प्री मेडिटेटेड क्रिमिनल्स होते हैं, जो हार्डन क्रिमिनल होते हैं, वो स्ट्रीट जस्टिस से नहीं डरते कि पुलिस आई, पुलिस ने मुकाबला किया, हमने मुकाबला किया, वो जीत गए, हम गालिब आ गए। वो इन्फ्लुएंस, वेपन्स, खुद को फरार हो जाना, इन सारी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके वो पुलिस की वायलेंस की एस्केलेशन से नहीं डरते। मकसद मेरा समझाने का ये है कि ये एंड रिज़ल्ट ये नहीं निकलता कि आप आउट वायलेंट परफॉर्म करके आप असल क्रिमिनल्स को, जो हार्डन क्रिमिनल्स हैं या जिन्होंने क्राइम ऑफ पैशन करना है, जज्बात में आके करना है, इस तरह जवानों ने लड़ पड़ना है, वो CCD से नहीं डर, उसके CCD के खौफ में आके नहीं रुकेंगे। जब तक रियल रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जो कि छोटी चीज़ों में भी अप्लाई करे और बड़ी चीज़ों में भी अप्लाई करे, यानी ID कार्ड बनाते वक्त भी कोई स्पेशल लाइन ना हो, कोई स्पेशल स्किप द लाइन ना हो, और जब बड़े जराइम हों, बड़े मामलात हों, तो उसके अंदर ये ना हो ये फ़लाने की बेटी थी, इसने गाड़ी के नीचे आदमी को दे दी, चलो खैर है, ये फ़लाने का बेटा है, इसने लड़की का सर काट के उसके साथ फुटबॉल खेल लिया इस्लामाबाद में, चलो टपाई जाओ टाइम। वो जो सज़ा है, सज़ाए मौत ज़ाहिर जाफ़र की, वो जब जिस दिन पंजाब की हुकूमत हो या नेशनल की हुकूमत हो, जब वो एक जुडिशल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करवा पाएगी जुडिशल रिफॉर्म के थ्रू, और उसमें जुडिशरी भी सारी बातें ऑन बोर्ड होगी और उसको सजाए मौत मिलेगी कानून के रास्ते से, तब जाके डेटरेंस क्रिएट होती है। इस स्ट्रीट पेट, अब देखा ना, पेटी जस्टिस है कि अफसरान ने फैसला करना कि मारना कि नहीं मारना, अफसर है, फेलेबल है, सिफारिश भी हो सकती है, रिश्वत भी हो सकती है। तो होल पॉइंट ऑफ अ जुडिशरी निकला जा सकता है उसके अंदर से। द होल पॉइंट ऑफ अ जुडिशरी इज़ के वो अबव बोर्ड है, उससे सवाल नहीं पूछा जा सकता, वो सॉवरेन है और वो अल्लाह के इंसाफ की एक रिफ्लेक्शन है ज़मीन के ऊपर। ये पूरा तस्वुर है जुडिशरी का और कानून का। वी लिव इन अ सिविलाइज सोसाइटी। उसका पॉइंट ये होता है कि एक रूल्स और लॉज की सोसाइटी का, कि आप फिर रूल्स ऑफ लॉज के तहत अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में जंगल का कानून है, तो सरकार भी जंगल के बादशाह की तरह, शेर की तरह ऑपरेट करती है। यही इनकॉम्पिटेंस मज़ीद रिफ्लेक्ट होती है जब आप अभी TLP के प्रोटेस्ट देखते हैं। TLP जो काफ़ी दिनों से एक प्रोटेस्ट की तैयारी कर रही थी, पंजाब को भी पता था, सेंटर को भी पता था, हमारा हैंडल करने का तरीकाकार क्या है कि आप एक लाइन ऑफ कम्युनिटी नहीं डेवलप कर पाए। वो एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है, उनके लोग इलेक्शन लड़ते हैं, उनको टिकट मिलते हैं, वो इलेक्शन कमीशन से अप्रूव होके आते हैं, वो नामवर लोग हैं माशरे में, ताजर हैं, ज़मींदार हैं, कोई मौलवी साहब हैं, कोई आलम दीन हैं, वो नॉन फिगर्स हैं ना सोसाइटी के, उनके फ़ोन भी हैं, मोबाइल फ़ोन भी हैं, उनके अड्डे भी हैं, सियासी दफातर भी हैं। वहाँ बैठ के मुज़ाकरात भी हो सकते थे, वहाँ बैठ के गुफ्तगू भी हो सकती थी कि भाई हमने शो ऑफ
यही तो है ना पॉलिटिक्स, कम्युनिकेशन, कि आपने शो ऑफ पावर भी करना है जी, हम मुजाहरा भी करना चाह रहे हैं, चाहे वायलेंट ना हो, इस रास्ते से मत जाना, ये चीज़ मत तोड़ना, अच्छा 1000 नहीं 500 लड़के होंगे, अच्छा डंडे मत रखना हाथ के अंदर, ये फलान, यही नेगोशिएशंस होती हैं, यही गुफ्तगू होती है सरकार और दूसरी जो पॉलिटिकल एंटिटीज़ होती हैं उनके दरमियान। लेकिन फ़र्क क्या है, मौलवी हैं, एक एटीट्यूड और एयर बनी हुई है अफ़गानिस्तान को लेके या फॉरेन पॉलिसी को लेके, या एक एटीट्यूड बनाया हुआ है पाकिस्तान की एक एलीट ने, इस्लामाबाद में बैठी राबिया या या किंजा या कोई फवाद साहब, वो बैठ के फैसला करते हैं कि मेरे ख्याल में बहुत एक्सट्रीम एटीट्यूड है टीएलपी का, तो 22-25 करोड़ को मार दें। है कि क्या ख्याल है, अगर 25 करोड़ हैं तो 25 करोड़ में से 22-23 करोड़ तो डिफरेंट नज़रियात से तो मार देते हैं फवाद साहब। ये एक एटीट्यूड बन चुका है सेंटर में भी, लाहौर में कई तगड़े कॉरिडोर्स में, कि एक कौम है जो हम है, जिसका ये निज़ाम है, बाकी सब ये कुत्ते बिल्ले हैं। यार वो पाकिस्तानी हैं, उनके आइडियाज़ आपको भले जितने बुरे लगे, मैं नहीं इत्तेफाक करता उनके साथ, आप उनको सड़कों पे इस तरह गोलियां लाइव फायर मार के नहीं मार सकते। उनकी आप पॉलिटिकल विल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। अगर आपको इतने ही बुरे लगते हैं वो, उनको मैदान में आने दें, लोग उनकी बात सुनेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर उनकी बातें इतनी मरदूद होंगी, इतनी गलत होंगी, तो लोग नहीं उनको सुन पे उनसे माइल होंगे। लेकिन अगर उनकी बातें मकबूल निकली तो फिर ये जमहूरियत है। यही वो जमहूरियत का हुस्न है जो कभी बेनज़ीर भुट्टो में कहती हैं कि वो जमहूरियत का हुस्न है बहुत ज़्यादा, कभी मरीम साहिबा कहती हैं, कभी नवाज शरीफ कहता है, कभी कोई और कहता है। वो देखने तो दो हुस्न, जमहूरियत का हुस्न। टीएलपी एक पार्टी है जिसने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में रह के ऑपरेट करना चाहती है, वो इलेक्शन लड़ना चाहती है, वो पार्लियामेंट्री प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहती है। हम कहते हैं नहीं, तुम बनो दहशतगर्द, उठाओ असला। मतलब आप क्या चाह रहे हैं? मुझे तो एक्चुअली समझ नहीं आ रही आप क्या चाह रहे हैं। वो एक ऑर्गेनाइज पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आप उनके खिलाफ ऐसे क्रैकडाउन कर रहे हैं। अब देख लें, जिन बन के वो आ गए सामने। पिछले 10 सालों के अंदर आपने अपने काम से जिन बनाया, अब जिन आ गए सड़कों के ऊपर। भुगतता कौन है? पाकिस्तान की आवाम। मरने वाले भी अवाम ही होते हैं, तोड़ फोड़ भी अवाम की चीज़ों की होती है। और अभी मिसाल तौर पर एक मैं मंडेन बात करता हूँ। अभी जिसका रास्ता रोका जा रहा है, सरकारी का तो किसी का रास्ता नहीं रुकता, वो तो हेलीकॉप्टर से आ जाते हैं, वहाँ तो उनके लिए राउट लग जाते हैं जब वो आना चाहते हैं। रास्ता भी किसका रुक रहा है? रुकावट किसके लिए आ रही है? मुश्किल किसके लिए? मेरे और आपके लिए आ रही है। जो टीएलपी का नौजवान जो लड़का प्रोटेस्ट में जा रहा है, वो मैं और आप हैं यार। इत्तेफाक से आप एक और घर में पैदा हो गए, इत्तेफाक से वो एक बरेलवी घर में पैदा हो गया, यही है ना? या आप अमीर पैदा हो गए, वो गरीब पैदा हो गया, वो है तो मैं और आप ही। तो ना टीएलपी को हम बैन करना चाहिए, ना टीएलपी के हम उनको गोलियां मार के डरा लें या धमका लें, ओए मौलवी, ओए मौलवी, ओए मौलवी। ये सब करके कुछ नहीं हासिल होना। वो एक रियल पॉलिटिकल एंटिटी है, उन्होंने पाकिस्तान में एक जगह बना ली है अपनी। देयर इज़ क्लियरली एन एपेटाइट इस पॉलिटिक्स के लिए। उनके 40 के 50% वोटर्स पोल्स के मुताबिक फर्स्ट टाइम नून लीग वोटर्स थे, जो वहाँ से टूट के फर्स्ट टाइम टीएलपी में आ गए हैं। तो वो आप ही की बेस है। आप अपनी बेस को अबैंडन करना चाहते हैं नून लीग को पंजाब में, गुड फॉर यू। आपकी कोई और पॉलिटिक्स या किसी और आप अवामी पॉलिटिक्स से आगे निकल गए हैं, बियॉन्ड चले गए हैं। वो नहीं निकले, वो इधर ही हैं। और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है। आपने उनको रिफॉर्म करना है, उनके आइडियाज़ को पार्लियामेंट में लेके आए, मैदान में लेके आए, पब्लिक स्क्वायर में लेके आए, टीवी पे आने दें। टीएलपी का प्रोटेस्ट जायज़ नहीं है, लेकिन XYZ का प्रोटेस्ट जायज़ है। मतलब बेनज़ीर के कत्ल पे, और नाजायज़ कत्ल हुआ, उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी ने कोहराम मचा दिया पाकिस्तान के मुल्क के अंदर। क्या उसका कभी हिसाब होगा? और टीएलपी जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रही है, उनको डंडे थे उनके पास। उन डंडों से क्या कर लेना उन्होंने यार? वो कोई असला बरदार फोर्स तो नहीं है, उनकी कोई ट्रेनिंग तो नहीं हुई कॉम्बैट की। तो ये सोचने वाली बात है, ये सोचने वाली बात है कि स्टेट चाहती क्या है हमारे से, स्टेट अपने आप से क्या चाहती है। तो मेरी जाती राय ये है, गलत हो सकता हूँ मैं, बिल्कुल आपका राइट है, आप डिसएग्री करें उसके साथ, कि आप जब तक डायलॉग से काम नहीं लेंगे, जब तक लोग फील नहीं करेंगे कि वो स्टेक होल्डर है सिस्टम के अंदर, सिस्टम नहीं चलता। और ये बात नहीं है कि डायलॉग के थ्रू रुक नहीं सकता। पहले भी आपने डायलॉग के थ्रू टीएलपी के जलसों को कंट्रोल किया, रुकवाया है। अब ऐसी क्या चीज़ हुई है डायलॉग के अंदर जो ब्रेकडाउन हुई है, या डायलॉग हो नहीं पाया, या कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो नहीं पाई? तो सोचने वाली बात है कि ये रेगुलर मज़ाहिर ऑफ वायलेंस जो हम देखते हैं, मतलब मैं तो नहीं देखना चाहता टीएलपी के नौजवान की जो वीडियोज़ हमें आती हैं, किसी को गोली लगी हुई है, किसी की टांग ज़ख्मी हुई हुई है, किसी का सर फटा हुआ है। मतलब ये हस्बे मामूल नहीं बन सकता पाकिस्तानी कौम का। दिस इज़ नॉट हेल्दी।
टीएल भी प्रोटेस्ट करना चाहती है, उनको कंट्रोल किया जाए, विद इन अ लिमिट किया जाए, जो जायज़ लिमिट्स हैं एक पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो अलाउ करती है। और लेकिन सरकार तो नहीं ऐसे बिहेव कर सकती। तो ये मतलब ये अपील है और कुछ भी नहीं है। बाकी दुआ करें ये इश्तियाल ना बढ़े, इस्लामाबाद जाएं अमन से, जाके जो उन्होंने करना है प्रोटेस्ट अपना करके आएँ और हुकूमत को बेटर सेंस प्रिवेल करे। पंजाब भी हो चाहे सेंटर भी हो, वायलेंस इज़ नॉट द हल, ये हमारे सिटीजन्स हैं। और जो लोग ढंडोरा पीट रहे हैं कि इनको पता नहीं मार दो, पीट दो, काट दो, ये सारे यार ये सिटीजन्स हैं हमारे। स्टॉप। हर बंदा जो आपको पसंद नहीं है वो उसको आप डीह्यूमनाइज या डीनेचुरलाइज कर देते हैं 2 मिनट के अंदर, और फिर कहते हैं कि ट्रंप बड़ा जालिम है। ट्रंप भी यही बातें करता है कि मैं डीनेचुरलाइज पासपोर्ट ख़त्म कर दूंगा उसका, जो मेरी सोच और मेरी फ़िक्र के ख़िलाफ़ जाएगा। हमेशा की तरह आप सबका सुनने का शुक्रिया।